हेलो एवरीवन, आप सब लोग का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज पे। और इट इज़ माय फर्स्ट लेक्चर अबाउट दी पीजीटी बायोलॉजी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो जॉब आई हुई है पीजीटी बायोलॉजी उसके रिगार्डिंग। और इसमें जो हम बॉटनी का पोर्शन है उसमें एक टॉपिक है इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की वुड्स, स्पाइसेस और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनके बारे में बात करनी है। तो जो टिम्बर वाला कैटेगरी, जो वुड्स की कैटेगरी में हमें उसमें कुछ 3 प्लांट की स्टडी करनी है। तो उसमें पहला प्लांट जो है वो टीक वुड के बारे में बात कर रहे हैं। टीक जिसे हम बोलते हैं सागौन, इंडियन ओक डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो गाइज हम इस पर डिस्कस करते हैं। इससे जो क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से हम उन पे अपने 15 में मल्टीपल क्वेश्चंस बनाएं और पूरा थ्योरेटिकल हम इस पे बात करने जा रहे हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं सागौन के बारे में, टीक के बारे में कि क्या होता है, क्या बॉटनिकल नाम होता है। और इससे रिलेटेड जो सिलेबस है उसमें 3 बातों पर डिस्कस किया गया है। देखिए मैंने सिलेबस को ऊपर मेंशन कर रखा है कि सिलेबस में हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि इंडिया के किस किस स्टेट में टीक का कल्टीवेशन होता है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, कहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद फीचर्स क्या है, फीचर्स में इसका बहुत कुछ आएगा। इसके जो टेक्सोनॉमी है, फ्रूट्स का टाइप है, रूट्स का टाइप है, या फिर हम कह सकते हैं ओवरऑल फीचर्स में कुछ भी बात कर सकते हैं। फिर थर्ड सेक्शन होता है यूटिलिटी। आई थिंक प्लांट और टिम्बर, क्योंकि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करना है, इसमें टिम्बर का यूज कमर्शियल है, तो यूटिलिटी वाला जो सेक्शन है वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करते हैं क्वेश्चन आने के चांसेस इस तरीके से क्वेश्चन में जो होता है, फैमिली का नाम, इसका बॉटनिकल नेम या इसके ऑर्डर्स की बात कर सकते हैं। क्योंकि टेक्सोनॉमी नहीं दी है तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं, किस स्टेट में ज़्यादा ग्रो करती है। और यूटिलिटी में इसके बहुत सारे मतलब लार्ज, मतलब कहना चाहिए मल्टीपल इसके एप्लीकेशंस हैं। तो गाइस देखते हैं, टीक को हम सागौन भी बोलते हैं, सागौन को हम लिखते हैं किस तरीके से, टीक। ठीक है, अब टीक को इंडियन ओक भी बोला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि ओक एक अलग प्लांट होता है, बट इंडियन ओक का जब नाम आए तो कॉमनली उसे हम टीक का रेफरेंस होता है या सागौन। बहुत कॉमन लोग जानते हैं सागौन, टीक भी नहीं जानते। टीक एक इंग्लिश नेम है इसका, टीक हिंदी में हम बात करते हैं सागौन, और बॉटनिकल नेम होता है आपका टिक्टोना ग्रैंडिस। और फैमिली जो इसकी होती है वो फैमिली होती है आपकी बर्बिनेसी। तो आपको पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इसका बॉटनिकल नेम टिक्टोना ग्रैंडिस, फैमिली बर्बिनेसी, और इसे कॉमनली क्या बोलते हैं, सागौन बोलते हैं। सागौन आपके सिलेबस में मेंशन है सागौन। अब सागौन को हम, चूँकि हिंदी नेम है वो इंग्लिश में, हिंदी में सिलेबस है तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है टीक, और टीक का बॉटनिकल नेम टिक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, अब इसके अदर नेम क्या हो सकते हैं, इंडियन ओक भी से बोला जाता है। रंगून एक जो कंट्री है बिल्कुल हमारे नेबर पड़ोसी, बर्मा जिसे बोला जाता था, इसलिए इसे बर्मा और रंगून टीक भी बोलते हैं। इसे मोलमेन भी कहा जाता है और कुलदेवा भी कहा जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है इंडियन ओक, और आप सागौन और टीक को ध्यान में रखें। और चूँकि बर्मा और रंगून में जो इसका जो फॉरेस्ट है या इसका कल्टीवेशन कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। साउथ एशियन, चूँकि ओरिजिन है इस प्लांट की, नेटिव है साउथ एशिया का ये प्लांट, तो उसमें बर्मा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे इसकी फॉरेस्ट है। इंक्लूडिंग सबसे ज़्यादा जो इसका एप्लीकेशन है वो बर्मा से मिलता है। और बर्मा में जैसे अपने यहाँ स्ट्रीट सीमेंट के रोड बनाए जाते हैं, बर्मा में इतना ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, इतने ज़्यादा फॉरेस्ट है कि वो अपनी स्ट्रीट्स बनाते हैं, छत भी बनाते हैं, रूफ भी बनाते हैं, फ्लोर भी बनाते हैं, मतलब इतना कुछ एप्लीकेशन उनके पास, इतना ज़्यादा मतलब रिसोर्स है ये वाला। बट अपने देश में इतना नहीं है। यहाँ पे तो काफ़ी मतलब इसके प्राइस अच्छे हैं। अब प्राइस अच्छे होने की वजह क्या है, क्योंकि दूसरे जो हमारी टिम्बर्स हैं, दूसरे जो हमारे वुड्स हैं, उनके कंपेयर में टीक का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा क्यों है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो गाइस हम सिस्टमेटिकली देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है, क्या मैंने नोट्स में मटेरियल कलेक्ट किया डिफरेंट सोर्सेज से, वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन में इट इज़ नेटिव टू इंडिया, जावा एंड सुमात्रा। देखिए इंडिया नेटिव का मतलब क्या, और नेटिव का मतलब होता है कि जहाँ पे हम हमारा पैदा हुई, हमारी बॉर्नशिप है जहाँ पे, हम वहाँ की बात करते हैं नेटिव। और एक होता है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब कि हम अभी भी वहीं पे रह रहे हैं, पैदा वहीं हुए और डेथ तक हम वहीं पे हैं, मतलब हमारा वहाँ पे करो। नेटिव और इंडिजिनस लगभग एक ही बात होती है, बट थोड़ा का डिफरेंस होता है इन बातों में। तो आगे देते हैं, इट इज़ नेटिव टू इंडिया, जावा, सुमात्रा। देखिए जो इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं जावा, सुमात्रा वहाँ पे, और इंडिया में इसका नेटिव है। ठीक है, इट इज़ वाइडली यूज इन इंडियन एज शोन बाई ruins ऑफ ओल्ड टेम्पल्स इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। जो हमारे साउथ और वेस्ट इंडिया के जो टेम्पल्स थे जो आज खंडर हो गए बाई दी अटैक ऑफ दी डिफरेंट, जो यहाँ पर डायनेस्टीज आई हैं, मुगल्स आए, दूसरे लोग आए, उन्होंने जो खंडों में तब्दील कर दिया उन टेम्पल्स को, तो उनके उन खंडों से हमें ये प्रमाण मिलता है कि उसमें टीक वुड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था उस टाइम। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट बात है ये। व्हेन वी कम्स टू फर्नीचर और होम इंटीरियर की बात करें तो देयर इज़ नो मैच ऑफ टीक, मतलब टीक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी लकड़ी मानी जाती है कि देयर आर नो मैच ऑफ द टीक विच ऑलवेज गिवन ए रिच क्लासिकल एंड
फेबुलस लुक, मतलब बहुत जो हाई प्रोफाइल जो होते हैं उन लोगों के घरों में जो लकड़ी लगी होती है वो उसका लुक आता है। विद द इंटीरियर वर्क एंड टीक वुड कोट या टीक वुड बेड्स, दोनों तरीके से मतलब इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं, देखिए नेटिव साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो हमारा, जिसमें आपका इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जो आता है, बर्मा, ये वाली कंट्री। अब आता है कि इंडिजिनस, तो इंडिजिनस में अब इसकी 4 कंट्री इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इंडिया, म्यांमार, जैसे हमने बोला ना, अभी बर्मा बोलते हैं, थाईलैंड एंड लाओ। पीडिया मतलब पब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो होता है, तो ये भी मतलब साउथ एशियन कंट्री है। इसके बाद प्लांटेशन का टाइप देखें तो ये जो प्लांट है ये ट्रॉपिकल है, मतलब गर्म थोड़ा जो कंट्रीज हैं, ट्रॉपिकल एंड हार्डवुड टाइप का। इट इज़ लार्ज डेसिडुअस का मतलब होता है बहुत बड़ा प्लांट होता है। डेसिडुअस का मतलब जिसमें पतझड़ होता है, मतलब रिन्यूएबल होता है, लीफ गिर जाती है फिर नई लीफ उसमें फॉर्मेशन होता है। फ्लावर जो होते हैं इसमें वो डेंस क्लस्टर्स की फार्म में होते हैं, बंच की फार्म में होते हैं, और पूरी जो हमारा ब्रांच होती है उसके टिप पे आते हैं, ये नहीं कि नीचे से आते हैं, बिल्कुल टिप पे फ्लावर आते हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं उसमें दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव आर्गन, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं वो एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें हम जो टेक्सोनॉमिकल लैंग्वेज है उसमें हम ऐसे प्लांट को मोनेसियस बोलते हैं, या फिर हम इसे बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। इसके नाम एक और नाम होता है कहने के लिए, हर्माफ्रोडाइट, बट मोस्टली जो होता है एनिमल के केस में यूज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे जो अप्रोप्रिएट टर्म है वो मोनेसियस है, कि 2 फ्लावर या 2 प्लांट इन विच ए सिंगल फ्लावर हैविंग 2 काइंड्स, बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आर नोन एज मोनेसियस। अब हम बात करते हैं कि टिक्टोना ग्रैंडिस की स्पीसीज कितनी है। देखिए हमें यहाँ पे ये बात थोड़ा सा बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है, टिक्टोना ग्रैंडिस खुद अपने आप में सागौन है। हमारा जो टॉपिक है वो सागौन है, बस हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए आगे, मगर फिर भी हम बता दे रहे हैं कि टिक्टोना जीनस के अंदर 2 और स्पीसीज भी आती हैं। ग्रैंडिस, टिक्टोना तो है जीनस हो गया, ग्रैंडिस जब इसमें ऐड हुआ तो ये बन गया आपका सागौन। थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए मान लेते हैं इसे। देखिए इंडिया, पाक, चाइना, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद एक होता है टिक्टोना हैमिल्टोनियन, ठीक है जिसे दाहत टिक बोलते हैं, और ये जो है आपका स्पेशली बर्मा में पाया जाता है और बाकी दूसरी कंट्री में नहीं पाया जाता है। वहाँ के एंडेमिक है, ओनली कन्फाइंड टू दी बर्मा, हम कह सकते हैं कि केवल बर्मा में पाया जाता है। इसके बाद था एक होती है टिक्टोना ग्रैंडिस, तो हमारा हो गया टिक या जो सागौन है। उसके बाद 2 स्पीसीज और मान, टोटल 3। तीसरा होता है टिक्टोना फिलीपींसिस, ठीक है, ये एंडेमिक है कहाँ की, फिलीपीन की। ये भी साउथ एशियन कंट्री है फिलीपींस, बट ये फिलीपींस में क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। देखिए जनरल में टीक जो टिक्टोना ग्रैंडिस की बात हमने बोला कि नॉट लिस्ट, किसी उसमें हमने एमसीक्यू में आपको ये बात बताएंगे कि टिक्टोना ग्रैंडिस जो है किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ग्रो कर रहा है। तो आईसीएन की जो रेड लिस्ट है, रेड डेटा बुक है, इसमें ये नॉट लिस्टेड है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, इस पर कोई भी थ्रेट नहीं है। बट इसकी दोनों जो स्पीसीज हैं, टिक्टोना हैमिल्टोनियन एंड टिक्टोना फिलीपींसिस, इन पे एक बर्मा में पाई जाती है, एक फिलीपींस में पाई जाती है। जो बर्मा में पाई जाती है वो आपकी क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं है, वो केवल इंडेमिक है, मतलब ओनली वहीं पे पाई जाती है, और उसकी कैटेगरी आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है। जबकि जो फिलीपींस में पाई जाती है, केवल फिलीपींस में पाई जाती है, वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। क्योंकि सिंगल पाई जा रही है कि कंट्री, तो क्रिटिकल और इंडेंजर्ड होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जबकि जो आपका टिक्टोना ग्रैंडिस जो सागौन है वो आपका इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड सब में पाई जा रही है। तो देयर आर नो प्रॉब्लम ऑन देयर प्लांटेशन एंड देयर कल्टिवेशन एंड देयर फॉरेस्ट, ठीक है। अब ऐसा भी देखा गया है कुछ इससे मिलती जुलती जो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ दूसरी कंट्री में कुछ दूसरे प्लांट है, उनकी मगर जो लकड़ी होती है, जो वुड होती है, वो लुक लाइक दैट टिक्टोना ग्रैंडिस, मतलब सागौन की तरह होती है। तो उसमें एक प्लांट आता है जिसे इंग्लिश टिक बोलते हैं, डिप्टेरोकार्पस ट्यूबरकुलेटस। ये सागौन नहीं है, मगर इसकी लकड़ी लुक लाइक, कंप्लीटली लुक लाइक दैट सागौन की तरह लगती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। और एक होता है क्लोरोफोरा एक्सेल, ये भी लुक लाइक, बट ये तो सागौन नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है जम्बेसी रेडवुड, जिसे बोलते हैं बल्केसिया प्लूरिजेगा, ये भी होता है। अब देखते हैं कि इसका आयुसीन में स्टेटस क्या है। हमने ऑलरेडी बता दिया, कोई भी स्टेटस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस प्लांट को आराम से ग्रो कर रहा है, नॉट लिस्टेड। बट नाउ नेचुरल टीक हैज़ कम इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो नेचुरल टीक है वो मतलब इंडेंजर्ड उसमें आ गई है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इंडियन रेफरेंस में हमें ज़्यादा बात करना है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती, स्पेशली हमारी जो कंट्रीज़ हैं, जो टिक्टोना ग्रैंडिस है, म्यांमार और थाईलैंड में बहुत ज़्यादा इसके फॉरेस्ट हैं। इसके बाद हम बात करें श्रीलंका, जावा और जो अदर आइलैंड हैं ईस्ट इंडीज़ के, उसमें पाया जाता है। इसके बाद हम सेंट्रल नॉर्थ जो साउदर्न अमेरिका है उसमें भी पाया जाता है। अब आता है कि नेचुरल टिक फॉरेस्ट इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द रेनफॉल। जो भारत में जो इसके नेचुरल फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनका जो मतलब पाया जाना, वो ऐसा लगता है कि रेनफॉल पर डिपेंड करता है, कि उन जगहों पर ज़्यादा होता है वहाँ पर, या उन जगहों पे कम होता है जहाँ पे रेनफॉल का जो वेरिएशंस है, उसी से इसका जो प्लांटेशन, इसका जो फॉरेस्टेशन है वो उससे रिलेशन पाया गया है। इन इंडिया में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश हमारा जो स्टेट है, सेंट्रल स्टेट में आता है,
उसमें, और गुजरात में, कर्नाटका में, राजस्थान में, केरला में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट रखना है कि मध्य प्रदेश जो है हमारा नंबर 1 पे, सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेट्स का मतलब फॉरेस्टेशन है टीक का, वो मध्य प्रदेश में, स्पेशली कहाँ पे, होशंगाबाद जो बैतूल में। इस तरीके से मध्य प्रदेश में चंदा एंड मेलाघाट जो एरिया है, आपका सुना होगा आपने, मेलाघाट जो एक नेशनल पार्क भी है महाराष्ट्र में। इसी तरीके से केरला वायनाड, जहाँ से आपने देखा राहुल गांधी जीत गए थे। और तमिलनाडु में आपका अन्नामलाई, आपने सुना होगा अन्नामलाई नेचुरल टाइगर रिजर्व भी है। इसे कर्नाटका में नॉर्थ कानडा जो एरिया है वहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका इंडिया में। अब हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स चूँकि सिलेबस में जो टॉपिक है हम केवल उन्हीं पर डिस्कस कर रहे हैं, कोई हमने टैक्सोनॉमी की बात नहीं करी। जो टॉपिक आपके सिलेबस में जहाँ से क्वेश्चन आएगा ऑलरेडी मेंशन है। देखिए इसका लार्ज डेसिडुअस ट्री है, बहुत बड़ा, मतलब बड़े का मतलब होता है इसका बहुत बड़ा ट्रंक, बहुत बड़ा साइज़ का हो जाता है। मैं भी इसके नीचे फिगर भी आपको दिखाऊंगा कि कितना बड़ा प्लांट होता है, कितना हाई। देखिए इसकी जो हाइट होती है वो 31 मीटर तक हो सकती है, और जो इसकी चौड़ाई है गिर्थ मतलब वो 2 से 3 या 4 मीटर तक होती है। और इसकी जो एज है उसका भी बहुत अपने चौकाना वंडरफुल, जो मतलब 200 ईयर्स तक इसकी एज मानी गई है, मतलब ठीक है। अब ब्रांचेज जो होती है पबसेंट 4 एंगल्ड, ये क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया आराम से कि 4 एंगल्ड ब्रांचेज होती हैं। एंड बियर लार्ज अपोजिट वर्ड मतलब बंच टाइप का, ओवेट अंडे की तरीके की इसकी लीव्स होती हैं। अच्छा, फ्लावर जो होते हैं वाइट कलर के छोटे छोटे माइन्यूट फ्लावर्स होते हैं। और फ्रूट के ऊपर एक कवरिंग होती है, ध्यान रखना है आपको कि फ्रूट के ऊपर एक इन्फ्लेट, जैसे कोई फ्रूट ये है तो फ्रूट के ऊपर एक इन्फ्लेटेड एक पन्नी की टाइप होती है ना, कवरिंग इस पर लगी होती है, जिसे हम कैलिसेस बोलते हैं। इसी तरीके जो इसकी सैपवुड होती है जो पहले बनती है वो वाइट कलर की होती है, और बाद में उसमें चूंकि इंसेक्ट का अटैक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो सैपवुड का मतलब भी हुआ जो विंटर में बनती है और जो सॉफ्ट होती है, तो उसमें जो अटैक बाय दी टर्माइट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉटिंग फंजाई वो ईजिली उस पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात देखते हैं जो हार्डवुड होती है, जो अंदर वाली कोर एरिया होता है वो जो होती है गोल्डन येलो कलर की होती है, और बाद में हल्के हल्के जब ड्राई होता है वैसे वो गोल्डन ब्राउन हो जाती है। ठीक है, और जब वो बिल्कुल डार्क ड्राई होने पे उसका कलर चेंज होता है, और उसमें रिलेटिवली मतलब रेजिस्टेंट मतलब इम्यून टू अटैक, उस पर नॉर्मली कोई जो हमारे फंजाई हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया वगैरह अटैक नहीं कर सकते। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी बात है कि इसमें जो स्मेल होती है इसकी लकड़ी में, ऐसा लगता है कि पुराना जो चमड़ा होता है उसकी तरह स्मेल आती है इसमें। ठीक है, अच्छा, इस पे जो पॉलिश करना जो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके खुद इसमें ऑयल बहुत होता है, वो एक इस तरीके के अटैक से अपने को बचा देती है, तो पॉलिश की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, जो इसका टेक्सचर होता है, जैसे जो टेक्सचर मतलब जो का ना फिनिशिंग जिसे हम बोलते हैं, जो कारपेंटर लोग फिनिशिंग बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छी होती है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूट मतलब सिक्वेंशियल नहीं होती है। तो इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि जो इसका एवरेज जो वेट होता है वो मतलब इसके बाद में तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, जितनी भी जो वुड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो हैवी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है कि हैवीस्ट वुड कौन सी है। तो पहले सबका देख लेते हैं हम, अभी केवल यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टीक का। तो टीक का वुड देखिए 609 to 689 किलोग्राम पर एक। अगर हम इस तरीके का हम एक पार्टिकुलर साइज़ का वुड पैक लें और उसका वेट करें, तब हम किसी के मतलब, और वो भी ड्राई कंडीशन में, तब हम किसी कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कौन सी लकड़ी सबसे ज़्यादा भारी होती है। तो अभी हम चूँकि टीक का बात करें तो टीक का केवल एक देख रहे हैं कि मीटर क्यूब का जो साइज़ का अगर हम इसका ब्लॉक लें तो उसका जो वेट होता है वो 609 to 689 किलोग्राम होता है। इसी तरीके से लकड़ी की खासियत होती है कि इसकी जो लकड़ी ना तो कभी मुड़ती है, जैसे होता है फोल्ड नहीं होती, ना टूटती है, ना क्रैक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लकड़ी ब्रैप हो जाती है, थोड़ा लच जाती है, फिर हल्के हल्के उसी से बस क्रैक या स्प्लिट हो जाती है। इसकी क्वालिटी क्या, नॉट ब्रैप, नॉट स्प्लिट, नॉट क्रैक, ये नहीं हो सकती। ठीक है, अनलाइक मेनी ट्रॉपिकल टिम्बर, क्योंकि ट्रॉपिकल टिम्बर ये खुद भी है टीक, बट अपोजिट टू मेनी अदर ट्रॉपिकल टिम्बर इट शोज डिस्टिंक्ट ग्रोथ रिंग्स। इसमें ग्रोथ रिंग्स चूँकि बहुत क्लियर होते हैं, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन ईजिली काउंट देयर एज बाई नेक्ड आइज। ठीक है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में क्या होता है कि जो क्लाइमेटिक चेंजेज होती हैं वो इतनी ज़्यादा डिस्टिंक्ट क्लियर नहीं होती हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो ग्रोथ रिंग जो बनेंगे वो भी उतने क्लियर नहीं होने चाहिए। बट अपोजिट टू दैट स्टेटमेंट, जो टीक है उसमें जो ग्रोथ रिंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, बहुत ही क्लियर होते हैं कि हम इतना नेक डाई के थ्रू ग्रोथ रिंग को काउंट करके हम इजीली प्लांट की एज का पता लगा सकते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वुड है वो टीक की वो रिंग पोरस वुड है। ठीक है, रिंग पोरस वुड है। रिंग पोरस का अपने आप में कॉन्सेप्ट है, रिंग पोरस वुड एंड पोरस वुड। मैं दोनों आगे बताऊंगा आपको कि पोरस वुड क्या होती है और रिंग पोरस वुड क्या होती है। ठीक है, ये बेसल्स और ट्रिकेट्स जो मेनली पार्ट बनाती हैं। देखिए वुड क्या होती है, सेकेंडरी जाइलम को हम वुड कहते हैं, और सेकेंडरी जाइलम में 4 पार्ट होते हैं। क्या, बेसल्स होती हैं, ट्रैकिट्स होती हैं, फ्लोएम जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है। ठीक है, तो इनका जो बनना होता है कि विंटर में कौन से बनेंगे ज़्यादा, इनके बीच में जो कैविटीज है उनका साइज़ कब छोटा होगा, गर्मी में, समर में छोटा होगा, विंटर में छोटा होगा, उस कॉन्सेप्ट से रिलेशन आता है कि रिंग पोरस वुड कौन सी है और पोरस वुड कौन सी। कुछ ज़्यादा टिपिकल पॉइंट नहीं, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, पूरा बताऊंगा। तो अभी केवल यहाँ पे ध्यान रखना है कि टीक की वुड होती है वो आपकी रिंग पोरस वुड होती है। ठीक है, और
मार्क बाय प्रेजेंस ऑफ लार्ज बेसल, देखिए पॉइंट है ना, लार्ज बेसल, जो बेसल्स होंगी वो बड़ी बड़ी होंगी, जिसका मतलब जो बेसल्स बड़ी होंगी तो उनके अंदर कैविटी भी बड़ी होंगी, कैविटी जब बड़ी होंगी तो उनके अंदर वाटर का जो सर्कुलेशन होगा प्लांट का वो भी बड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि बेसल्स और ट्रेकिड दो ही पार्ट हैं जो वाटर को मतलब सर्कुलेट करते हैं कितना भी ऊंचा प्लांट हो। उसके बाद आता है टाइलोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर कि टाइलोसिस का मतलब होती है गांठ। एक गांठ जो होती है जब लकड़ी के अंदर होती है तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, जो उसकी हार्डनेस होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है उसे बढ़ा देती है। और हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसमें कभी भी मतलब स्प्लिट नहीं होती, ब्रेप नहीं होती। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होता है कि टाइलोसिस का जो पाया जाना बहुत ही कॉमन होता है, इसमें टाइलोसिस खूब पाई जाती है, ठीक है। इसी की वजह से ये ब्रेप नहीं होती, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों बढ़ जाती हैं। अच्छा, ओवर टाइम इट्स कलर गोज फ्रॉम हनी ब्राउन कलर टू सिल्वरी कलर, जैसे जैसे टाइम बीतता है लकड़ी पुरानी हो जाती है जो गोल्डन हनी ब्राउन कलर से सिल्वर ग्रे कलर में चेंज होती रहती है। अच्छा, दूसरी बात, इस टेक्निक लॉन्ग लिव्ड, बहुत लंबे टाइम तक चलती है। अगर आप अपने फील्ड में अपने जो अपनी छत है उसमें पहले ज़माने में होता है ना, छत बनती है, आज हम लेंटर की बात करने लगे, तो वो लॉन्ग लिव्ड होती है। जनरेशन चेंज हो जाती है, जो सागौन होता है वैसे ही रहता है। देयर आर नो ब्रैपिंग, नो क्रैक, नो स्प्लिटिंग, and it has been used throughout the South Asia for the construction of important carvings of the 100 of years, मतलब जिनकी ये 100 साल होती है उनको बनाने में इसी लकड़ी का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ वुड टाइप की बात करते हैं तो वही बात है कि सैपवुड और हार्डवुड जैसा कि दूसरी लकड़ी में होता है इसमें भी होता है कि सैपवुड का मतलब डज नॉट हैव सम रोबस्ट प्रॉपर्टी आर दैट टीक मेड फ्रॉम द हार्ट ऑफ ट्री, मतलब जो कोर एरिया होता है, कोर एरिया के अलावा जो पार्ट होता है उसे सैपवुड कहते हैं। इट नेम्ड आउटर पार्ट ऑफ द ट्री का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे सैपवुड कहते हैं, और जो इनर प्लेयर्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्डवुड बोलते हैं। देखिए हार्डवुड भी होती है, हार्डवुड भी, ध्यान कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ट्रीज ग्रोज आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, सो ट्रीज नेचुरल आयल आर फाउंड इज मोर अबंडेंट इन हैंड। हमने बताया ना कि इस लकड़ी को पॉलिश करने की कोई ज़रूरत खास नहीं होती है, ये अपना नेचुरल डिफेंस उसी आयल की वजह से होता है कि देर आर नो एनी काइंड्स ऑफ टर्माइट्स, फंजाई एंड रॉड्स आर एबल टू अटैक ऑन दिस प्लांट बिकॉज आयल कंटेंट इज वेरी हाई। और उसकी वजह से क्या होता है, जो हम कहते हैं ना पॉलिश कर दो जल्दी से कि इंसेक्ट के अटैक से बचा लो, इसमें ऑयल कंटेंट इतना सफिशिएंट होता है कि उन्हें पॉलिश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, खुद में सफिशिएंट है टू प्रिवेंट देयर पोजिशन फ्रॉम द अटैकर्स, विच मेक्स हार्डवुड मोर ड्यूरेबल, मोर वैल्यूएबल एंड एक्सपेंसिव दैन सैपवुड। इसलिए इसी लकड़ी की सैपवुड हार्डवुड में हार्डवुड की ज़्यादा कीमत होती है, क्योंकि उसमें नेचुरल कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। इन एडिशन ए ट्री जनरली हैज़ फार मोर सैपवुड। अब एक ट्री में नॉर्मली क्या होता है कि सैपवुड का पोर्शन ज़्यादा होता है, जैसे एक हम बताएं 100% में से 60% सैपवुड है, 65% सैपवुड है और बची 35% आपकी हार्डवुड है। तो हार्डवुड की अगर हम मार्केट में प्राइस मालूम करेंगे तो ऑलरेडी उसके प्राइस बड़े ही होते हैं, इंक्रीज प्राइस होंगे, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है वो कम होता है नेचुरली। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस प्लांट के बारे में, जो भी प्लांट हम पढ़ेंगे सबके बारे में कि एप्लीकेशंस कहाँ से। यहाँ पे आने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि सबसे ज़्यादा इस प्लांट का कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनाओ, कुछ ऐसे आइटम्स का नाम बताओ जो केवल और केवल सागौन या हमारी टीक वुड के थ्रू बनाए जा सकते हैं, दूसरी वुड के थ्रू नहीं बनाए जा सकते। ये आता है यूटिलिटी का पॉइंट। देखिए बेस्ट टिम्बर्स इन दी वर्ल्ड, सबसे अच्छी टिम्बर्स होती है और इसे स्टैंडर्ड माना जाता है कि दूसरी टिम्बर को हम कंपेयर करते हैं कि भाई ये टिम्बर उतनी मजबूत नहीं है जितनी सागौन है, या इस सागौन से थोड़ा सा सेकंड है, ये सागौन से मतलब कहते हैं ना 19 है या 20 है। इस तरीके से मार्केट में जो टिम्बर की जो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट है उसमें जो आपका स्टैंडर्ड वुड है वो आपकी टीक की वुड कहलाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है चीफ रेलवे, जो कैरेज पुराने टाइम में बनाए जाते हैं, जो बैगन गाड़ी वगैरह बनती थी, घोड़ा गाड़ी, वो इसी लकड़ी की बनाई जाती थी। अच्छा, शिपिंग बिल्डिंग में मतलब जो जहाज़ बनते थे उसमें इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग में इट इज इन क्लास बाई सेल्फ सुपीरियर टू ओक। ओक का भी जहाज़ बनते हैं मगर ओक के जो शिप बनता है उससे कहीं बेहतर बनता है टीक का शिप, तो उसे सुपीरियर माना जाता है। इट इज़ यूज्ड इन हाउस कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, कैबिनेट, बोट इंटीरियर जर्नी, एक्सटीरियर जर्नी, स्पोर्ट गुड। देखिए स्पोर्ट गुड का भी ध्यान रखें, स्पोर्ट गुड भी इससे बनती हैं। तो बहुत सारे आइटम, प्लाईवुड, टॉयज एंड अदर डेकोरेटिव सर्फेसेज लाइक ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन, इसे ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो भी इससे कर सकते हैं। इसके अलावा रिनोवेट फॉर इट्स डायमेंशनल स्टेबिलिटी की वजह से ये जानी जाती है। चेंजिंग लिटिल, अगर जब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में चेंजिंग हो, जैसे सपोज कर लो हमने अपना घर बनाया ओल्ड टाइम में, आज से 1500 या तब 4000 बैक चला जाए, तो घर में क्या होता है लकड़ी पड़ी होती है जो जिन्हें हम बोला जाते थे। तो उस टाइम बारिश हुई रेनी सीजन में तो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से नॉर्मली जो होती थी लकड़ियाँ वो चेंज हो जाती थी। बट सागौन की खासियत क्या थी कि चेंजिंग लिटिल विद द फ्लक्चुएशन इन दी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी में कितनी भी चेंजिंग हो, बट इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर इंटरनल जो कोर स्ट्रक्चर है इसकी, उसमें डायमेंशनल स्टेबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो कहते हैं ना इस सबसे इंपॉर्टेंट किया जाता है कि जो लकड़ी होती है सागौन उसमें कभी भी मतलब ब्रेक, क्रैक एंड कुछ नहीं हो सकता। मतलब डायमेंशनल स्टेबिलिटी इज द मेन फैक्टर ऑफ दिस
देर आर नो लिटिल चेंजेस, देर आर नो चेंजेस विद द चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है। इसके बाद एक्सट्रीमली ड्यूरेबल, इसी वजह से हार्ड एंड रेजिस्ट डिके इवन व्हेन अनप्रोटेक्टेड बाय पेंट एंड अदर डेकोरेटिव। दूसरी लकड़ियाँ होती हैं उसमें पेंट अगर जल्दी ना करो तो उन पर जो हमारे अटैकर्स होते हैं, मतलब फंजाई बैक्टीरिया जो भी होते हैं वुड पैकर्स, वो इस पर अटैक कर देते हैं। बट इस लकड़ी में कह रहा है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उस पर पॉलिश करें, ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव इसके नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स इसके पास हैं। म्यांमार जो हमारा बर्मा है, हमारे पड़ोसी कंट्री, उसमें कह रहा है कि इतनी ज़्यादा इसका मतलब प्रोडक्शन होता है कि वो अपनी फ्लोरिंग, रूफिंग जो टाइल्स होती हैं वो भी इसी की बनाते हैं। इवन इन सम स्ट्रीट्स इन रंगून आर पेव्ड विद द ब्लॉक्स ऑफ टीक। पेव्ड का मतलब होता है नेटवर्क बना के, उनका जाल, उसके भी जो मट्टी भर दिया, दूसरे पार्ट भर दिए, तो उससे अपनी रोड बनाते थे, वो स्ट्रीट बनाते थे। इतनी ज़्यादा उनके पास इसका प्रोडक्शन होता है। इसके बाद कह रहा है इट इज़ वैल्यूएबल बोथ फॉर इट एलिगेंस, मतलब दिखने में भी अच्छी लगती है और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो मोर ओवर इट हैज़ सम नेचुरल प्रॉपर्टी दैट अदर वुड डोंट हैव। कुछ नेचुरल प्रॉपर्टी हैं जो दूसरी वुड से इसे बेहतर बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। अच्छा, मोस्ट एक्सपेंसिव टिम्बर्स लम्बर्स ऑन द मार्केट एट लीस्ट फॉर लार्ज साइज नॉन फिगर्ड वुड। देखिए दूसरी जो वुड्स हैं वो भी मतलब कॉस्टली हैं, वो भी अच्छी दिखती हैं, बट उनके पीसेस जो है बड़े फार्म में नहीं मिल सकते क्योंकि उनकी ब्रांचिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। आपने अभी मैं आपको नीचे फिगर दिखाऊंगा तो उसमें आपको दिखेगा ट्री की पूरी लेंथ में इसमें ब्रांचिंग नहीं होती। तो इसके जो पार्ट्स होते हैं, जो पीसेस होते हैं, लॉन्ग स्ट्रेंथ के मिल सकते हैं, लॉन्ग मतलब लेंथ वाले। लिखा है ना, लार्ज साइज नॉन फिगर्ड वुड नहीं मिलती है, दूसरी लकड़ियाँ इस तरीके से नहीं मिल पाती हैं। अदर वुड्स आर मोर एक्सपेंसिव बट टिपिकली ओनली अवेलेबल इन दी स्मॉल पीस। वो स्मॉल पीसेस में होती हैं, तो कहीं पर अगर लार्ज पीस की जरूरत पड़ी तो केवल आपके पास सिंगल ऑप्शन आ जाता है, वो है टीक वुड। ठीक है, तो दे आर सोरली वैल्यूड फॉर द फिगर ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट है टीक अमॉन्ग द मोस्ट डिजायर्ड लंबर्स इन द वर्ल्ड ड्यू टू सुपर स्टेबिलिटी, गुड स्ट्रेंथ, इजी वर्केबिलिटी की वजह से ये तीनों क्वालिटी से बनाती हैं आउटस्टैंडिंग रेजिस्टेंस टू डिके एंड रॉट्स। ओके, अच्छा, अब कुछ हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब इस बातें होती हैं। 7वीं सेंचुरी में जब लोग डच लोग आए थे, डेनिस वाले, उन्होंने जब इंडोनेशिया पर अटैक, पहले वो इंडिया में अटैक करा, तो मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। मगर इंडिया में जो थे इंग्लिश आ गए, तो उन्होंने क्या करा, डच को वहाँ से भगा दिया कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ, तुम कहीं और जाओ। तो वो कहाँ से, वो इंडोनेशिया मूव कर गए, तो इंडोनेशिया में कोलोनाइज कर दिया था। तो कह रहा है कि उन्होंने वुड फॉर शिपिंग टीक मेक्स एन एक्सलेंट शिप, उन्होंने इसी लकड़ी से अपने जहाज़ बनाए थे ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू बैड आप ड्राई रॉट, मतलब ये मतलब इसके अंदर फोल्डिंग रोल्ड नहीं हो पाती है। इसमें ड्यूरेबिलिटी एंड नेचुरल वेदर रेजिस्टेंस आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर। ना तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेचुरल जो ऑलरेडी इसके नेचुरल वेदर रेजिस्टेंस, नेचुरल जो मौसम के अगेंस्ट ये अपने आप को रेजिस्टेंट रखती है, कोई भी चेंजिंग नहीं होती। जैसे बताया ना ऊपर कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में जब नेचर में चेंजिंग होती है, नेचुरल इन्वायरमेंट में चेंजिंग होती है, तो इस वुड में कोई डिफरेंस नहीं आता, ना ये आपकी क्रैक होती है, ना ब्रैक होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो डच लोग थे, उन्होंने जब इंडोनेशिया में अपना अटैक किया था, जो से मतलब वहाँ पे कॉलोनाइज़ किया, घुसपैठ किया, तो उनके जो शिप थे वो इसी लकड़ी के बने हुए थे, और वो दो क्वालिटी को बहुत पसंद करते थे, एक तो ड्यूरेबल है, दूसरा नेचुरल वेदर के लिए ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी है। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि इसकी जो लकड़ी होती है इसमें सिलिका बहुत होती है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताना चाहता हूँ, जो आपने सुना होगा फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जबकि टूरिस्ट भी फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और कई सारे नेचुरल जो हमारी जो लाइटनिंग होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। बट सबसे जो साइंटिफिक रीजन है कि कुछ जो प्लांट होते हैं, स्पेशली टेरिडोफाइट जो होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है टेरिडोफाइट का, फिलिकोफाइटा। फिलिकोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है, जो लीव्स होती है, जो स्टेम्स होता है, उसमें सिलिका की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जब हवाएं चलती हैं तो वो आपस में एक दूसरे से रबरिंग कर जाते हैं और उनसे आग लग जाती है। इसी तरीके से, चूंकि यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है, एक एंजियोस्पर्म एक डाइकॉट प्लांट है, तो इस प्लांट में भी सिलिका मतलब रेत की जो क्वांटिटी होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अप टू 1.4%, विच हैज़ प्रोनाउंस्ड ब्लेंटिंग इफेक्ट ऑन द कटिंग एज। वो एक मतलब इस पर इंपॉर्टेंट ब्लेंटिंग जो प्रोनाउंस्ड इफेक्ट होता है इसके। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि डिस्पाइट इट नेचुरल आयल, इसके अंदर नेचुरल आयल जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, टीक यूजली ग्लू एंड फिनिशिंग बेल दो इन सम इंस्टेंट इट मे नेसेसरी टू वाइप एज सरफेस ऑफ वुड विद सॉल्वेंट प्रियर टू ग्लूइंग। मतलब इसके अंदर जो होता है ना, ग्लू वगैरह जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी मतलब अटैच होने में, चिपकने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस पर नेचुरल आयल कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। इसके बाद टीक कैन हैव लेदर लाइक सेंट वेन फ्लेसी माइट। अगर इसे हम हल्के हल्के मतलब का चूरन बनाए, जैसे ना जो आपका होता है जब ड्यूरिंग द कारपेंटर करता है, तो इसको स्मेल निकलती है, जो वहाँ पे लोग पास में बैठे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो बैड लेदर की स्मेल होती है ना, वैसा लगता है। इसके अलावा टीक हैज़ बीन रिपोर्टेड सैनिटाइजर का काम करती है। इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेचुरल ऑयल इट एक्ट एज ए सैनिटाइजर।
अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। इंडिया का अपना क्या स्टेटस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो दोनों बातों में इंडिया नंबर 1 पे है। देखिए इंडिया सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है टीक का और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। प्रोसेस टीक को मतलब अपना दूसरी कंट्री में से बनने वाले टॉय डिफरेंट आइटम बाहर विदेश में भेजता है और दूसरी कंट्री से टीक को परचेज भी करता है। वियतनाम इज अनदर मेजर प्रोसेसिंग कंट्री लार्जली फॉर आउटडोर फर्नीचर के लिए। वियतनाम भी एक अपना नाम है, बट इंडिया इंपोर्टर भी लार्जेस्ट है और एक्सपोर्टर भी लार्जेस्ट है। अब टाइप की बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, फिर मैं बता दे रहा हूँ किसकी टाइप की होती है। बर्मा टीक होती है, इंडियन टीक होती है, थाईलैंड टीक होती है, इंडोनेशियन टीक होती है एंड अफ्रीकन टीक होती है। और इंडोनेशियन टीक को हम एशियन टीक वुड भी बोला जाता है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये टीक का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है और आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम्स हो तो इसके एमसीक्यू देखें, एमसीक्यू देखने के बाद और लेक्चर देने के बाद टीक के जो आपके क्वेश्चन आने का जो मेरा एक प्रॉमिस है कि क्वेश्चन नहीं यहाँ से बाहर हो पाएगा, तो आप दोनों लेक्चर अगर क्लियरली देख लेते हो, थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, तो आई होप कि आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।